हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य यूपीपीसीएल टीजी2 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। यूपीपीसीएल टीजी2 का जो डेट है वो निर्धारित हो गया है, इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में हुआ था वो 4 दिन हुआ था। उसकी डेट थी 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और 28 मार्च को भी हुआ था फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। मतलब 2021 में 4 दिन पेपर हुए थे और 4 दिन में 8 शिफ्ट में पेपर कराया गया था। मतलब 2021 के पैटर्न को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको 8 पेपर सॉल्व करने को मिलेगा। मैं आज 28 मार्च का सेकंड शिफ्ट का थर्ड पार्ट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरीका चुंबक को संग्रहित करते समय बरती जाने वाली सावधानी से संबंधित नहीं है। मान लीजिए चुंबक को आप कलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? 3 सावधानी बरतनी चाहिए। इसे किसी शुष्क स्थान पर रखें, यह सावधानी बरतनी चाहिए। कह रहा इसे लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पात्र में संग्रहित करें, नहीं, मैग्नेट का जो गुण है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कह रहा इससे क्या करें? पेयर में संग्रहित करें, बिल्कुल सही है। कह रहा कीपर का प्रयोग करें, बिल्कुल। कीपर क्या होता है? एक बंद चुंबकीय परिपथ होता है जिसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अपना पूरा का पूरा रास्ता कंप्लीट करता है। तो कह रहा था कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? तो इसे लौह चुंबकीय पात्र में संग्रहित करें, यह सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। इसका हो जाएगा आंसर सेकंड गाइड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वायु की तुलना में SF6 गैस की परावैद्युत शक्ति कितनी होती है? पहला ऑप्शन वायु की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक होती है, वायु की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक होती है, वायु की तुलना में 1 से 2 गुना अधिक होती है, वायु की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होती है। तो क्या पूछा जा रहा है? वायु की तुलना में SF6, इसका फुल फॉर्म बताइए। SF6 इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। क्या इससे क्या करते हैं? जो सब स्टेशन होते हैं उसे इंसुलेटेड करते हैं। कह रहा है कि बताइए वायु की तुलना में इसकी परावैद्युत शक्ति कितनी गुनी ज्यादा होती है? तो पहला ऑप्शन था 5 से 10 गुना अधिक होती है, दूसरा कह रहा था 10 से 20 गुना, कह रहा तीसरा 1 से 2 गुना और चौथा कह रहा था वायु की तुलना में क्या होती है? यह 2 से 3 गुना अधिक इसकी परावैद्युत शक्ति होती है। बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, हर क्वेश्चन को क्या करिएगा? पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिएगा। कह रहा शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? पावर फैक्टर का अधिकतम मान। कह रहा अधिकतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, यूनिटी होता है। पावर फैक्टर का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, 1। अब पावर फैक्टर अधिकतम मान जो होता है ना वैल्यू किस एंगल पे देता है? 0। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। इसी को बोलते हैं cos थीटा, बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको बोलते हैं cos थीटा। इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इसका अधिकतम मान कितना होता है? 1 से अधिक कभी भी पावर फैक्टर नहीं हो सकता, मैक्सिमम होता है 1। इसके फॉर्मूले देख लीजिए, पावर फैक्टर के फॉर्मूले। cos थीटा बराबर होता है R/Z। cos थीटा बराबर क्या होता है? VI cos थीटा बटे VI, ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं? kVA, इसको किलोवाट। cos थीटा तो क्या फॉर्मूला बना? किलोवाट बटे kVA, इसका फॉर्मूला हो गया। और R/Z, और ये क्या होता है? V वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है पावर फैक्टर।
आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पावर फैक्टर 3 प्रकार का होता है, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग। देखिए कह रहे इंटरमीडिएट स्विच स्टेयरकेस वायरिंग में प्रयुक्त किया जाता है, जहां एक लैंप से नियंत्रित किया जाता है। पूछा जा रहा है एक स्थान, 2 स्थान, 3 या अधिक स्थान। कह रहा है कि किसी भी स्थान को, देखिए कह रहा है कि स्टेयर वायरिंग में क्या किया आपने, इंटरमीडिएट स्विच यूज कर दिया। तो बताइए एक लैंप को कितने स्थान से नियंत्रित कर सकते हैं? एक लैंप को 3 या अधिक स्थानों से हम नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए कह रहा है कि अल्टरनेटर के तुल्यांकन के लिए मुख्य टर्म क्या है? तुल्यांकन मतलब कि अगर अल्टरनेटर का आप सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कह रहा है वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस मस्ट भी सेम होना चाहिए। वोल्टता, आवृत्ति और कालानुक्रम समान होना चाहिए। आवृत्ति और भार समान होनी चाहिए। गति और भार समान होना चाहिए। कहा जा रहा है कि गति और उत्तेजन वोल्टता समान होना चाहिए। दोस्तों इसका हो जाएगा पहला, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड फेज सीक्वेंस मस्ट बी इक्वल। अगर आप अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, 2 अल्टरनेटर का तुल्यांकन कर रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकन, तो क्या वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं, अगर आप ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो क्या क्या सेम होना चाहिए? पहले तो जो दोनों की, देखिए अगर ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन आप कर रहे हैं तो जो पोलैरिटी है ट्रांसफार्मर की, दोनों पोलैरिटी की, वो मस्ट भी सेम होनी चाहिए। और जो वोल्टेज रेटिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी का, वो बिल्कुल समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेम होना चाहिए। परसेंटेज इंपीडेंस क्या होना चाहिए? परसेंटेज इंपीडेंस सेम होना चाहिए। परसेंटेज इंपीडेंस सेम होना चाहिए। परसेंटेज इंपीडेंस शुड बी इक्वल in magnitude and have the same x upon r ratio in order to avoid circuit current and operation at different factor। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि डीसी जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या क्या सामान होना चाहिए। मतलब डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कब कर सकते हैं? अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है? देखिए प्राथमिक सेल कौन होते हैं? जिसको आपने एक बार यूज किया, ठीक है, जिसको आपने एक बार यूज किया और दोबारा हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर वो आपने यूज कर लिया तो हम उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, वो प्राथमिक सेल कहलाता है। मतलब वो ऐसे सेल जिनको आपने यूज किया और फेंक दिया, मतलब उसमें जो केमिकल रिएक्शन की क्रिया होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल में दोस्तों कौन कौन सेल आते हैं? डेनियल सेल आता है, आपका डेनियल सेल आता है, लैग्रांज सेल आता है, और देखिए डेनियल सेल हो गया आपका, लैग्रांज सेल हो गया, और आपका हो जाएगा लिथियम सेल। कह रहा है अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है? तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? लिथियम सेल दोस्तों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम सेल। लिथियम सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक सेल में कौन कौन से सेल आते हैं? वोल्टाइक सेल आता है, डेनियल सेल आता है, लिथियम सेल आता है, लैग्रांज सेल आता है, एडिशन सेल। और द्वितीयक सेल में कौन कौन से आते हैं? सीसा संचायक सेल, निकेल आयरन सेल। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, आपको मैं लिथियम सेल दिखा देता हूं, देखिएगा। लिथियम सेल उसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, ये है लिथियम सेल। देखिए यह लिथियम सेल है, इसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है। लिथियम सेल रिचार्जेबल बैटरी होती भी है, नहीं होती है, 2 प्रकार की लिथियम सेल होते हैं। कह रहा था ना, देखिए कह रहा कि अन्य प्राथमिक सेल की तुलना में किस सेल का उच्चतम जीवन काल होता है? तो लिथियम सेल का होता है। दूसरा देखिए
हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या स्टील टावर का, आरसीसी पोल का, स्टील टावर का, लकड़ी के पोल का? तो देखिए स्टील के टावर का प्रयोग करते हैं। हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए दो प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन होती है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन और दूसरी होती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका वोल्टेज और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज देखिए। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में आता है 33 kV और 66 kV, और प्राइमरी ट्रांसमिशन में आता है 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV। kV मतलब किलो वोल्ट, ये हो गया। अब हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ही तो कह रहा था, तो उसके लिए कौन सा टावर यूज करेंगे? आपको मैं टावर दिखाता हूँ। आपने खूब देखे होंगे टावर। आप अपने घर से जब भी ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, विद्यालय के लिए जा रहे होंगे तो आपको ऐसे दिखे होंगे। इसे बोलते हैं टावर। ये है टावर। ये ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। और वोल्टेज के अनुसार अलग अलग टावर की स्ट्रक्चर होती है, ऊंचाई होती है। जब मैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहां आपको मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, प्रैक्टिस पेपर लगाइए। 2021 में 8 पेपर आपको मिल जाएंगे और एक प्रैक्टिस पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। 8 लगाएंगे, 8 × 40, 4 8 4 1200 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और पैटर्न भी पता चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा किस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए निम्न में से किस पदार्थ में यदि तापमान घटता है तो इसका प्रतिरोध घटता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है? जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें क्या आता है? कंडक्टर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कंडक्टर आते हैं। कंडक्टर, जितने कंडक्टर के आप जानते होंगे, जैसे कॉपर हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में कौन से आते हैं? इंसुलेटर आते हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो कह रहा है तापमान घटेगा तो इसका प्रतिरोध भी घट जाएगा। कह रहा है ना, किस पदार्थ तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। ऐसा किसमें होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे तापमान घट रहा है तो उसका प्रतिरोध भी घट रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न वोल्टेज लैंप का अनुप्रयोग, कह रहा है लो वोल्टेज लैंप का प्रयोग कहां करते हैं? ऑप्शन कह रहा है कि घरेलू प्रकाश में, औद्योगिक प्रकाश में, खाद्य प्रकाश में, ऑटोमोबाइल प्रकाश में, ऑटोमोबाइल में। तो इसका दोस्तों हो जाएगा ऑटोमोबाइल, जहां 2 व्हीलर 4 व्हीलर रखे जाते हैं ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल लाइट में लो वोल्टेज के लैंप प्रयोग किए जाते हैं। डोमेस्टिक लाइट में लो वोल्टेज नहीं, क्योंकि खाना वाना बनाना पड़ता है। डोमेस्टिक मतलब घर के एप्लीकेशन के लिए। इंडस्ट्रियल में तो बहुत हैवी लाइट की जरूरत पड़ती है। अगर आपने कभी विजिट किया होगा आयुषियल मथुरा रिफाइनरी, तो वहां अगर रात के समय में भी जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल धूप से भी ज्यादा तेज लाइट वहां की व्यवस्था रखी जाती है। इंडस्ट्रियल में क्योंकि काम होते हैं, बहुत बारीक वाले काम होते हैं,
काफी लेबर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो दुर्घटना ना हो जाए, कोई सामान नीचे गिरा हुआ है तो चोट ना लग जाए। फूड लाइट में इसमें भी काफी ज्यादा मतलब हाई वोल्टेज के लैंप लगाए जाते हैं। इस ऑप्शन में हो जाएगा ऑटोमोबाइल में सबसे लो वोल्टेज लैंप की जरूरत पड़ती है। कह रहा है कि कौन सा पैकेज ट्रांजिस्टर सामान्यतः मध्यम और उच्च शक्ति प्रवर्धक में प्रयुक्त किए जाते हैं। कह रहा है कि which package transistor are generally used in a medium and a high power amplification। कह रहा है कि मीडियम और हाई पावर एम्पलीफिकेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, किस ट्रांजिस्टर का, मेटल का, सिरेमिक का, पेपर का, प्लास्टिक का। इसका आंसर हो जाएगा मेटल। मेटल जो ट्रांजिस्टर होता है उसका प्रयोग मीडियम व हाई पावर एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वोल्टता और धारा के आरएमएस मान के गुणनफल को क्या कहते हैं। ये आपसे पूछ रहा है। 3 प्रकार का पावर होता है, ये बोला है वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है और करंट का भी आरएमएस वैल्यू हो, तो इसके गुणनफल को क्या कहेंगे। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आभासी शक्ति। मैं यहाँ लिख देता हूँ आभासी शक्ति, आभासी शक्ति बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपरेंट पावर। इसका यूनिट क्या होता है आभासी शक्ति का, कि ये बड़ी यूनिट होती है केवीए, छोटी यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कह रहा है कि 2 अल्टरनेटर के लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशन समान होनी चाहिए। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर में जो पोलैरिटी है मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए, पोलैरिटी तो बिल्कुल समान होनी चाहिए। विद्युत मापक उपकरणों के स्प्रिंग नियंत्रण तंत्र में स्प्रिंग तंतु किससे बने होते हैं। कह रहा है कि जो आप मेजरमेंट करते हो उसमें जो स्प्रिंग कंट्रोल के लिए लगाया जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है, तो स्प्रिंग का जो बनता है किस मटेरियल का बनता है। कह रहा है टंगस्टन का, फॉस्फर ब्रांच का, जिंक का, तांबे का, तो हो जाएगा फॉस्फर ब्रांच का बनता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि किस प्रकार का अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। देखिए 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक होता है वो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कहलाता है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। और एक्सट्रिंसिक जो होता है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। उसी में हम डोपिंग करके क्या पी टाइप एन टाइप बनाते हैं। कह रहा है निम्न और मध्यम वोल्टेज और नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होती है। कह रहा है 1 मीटर, 0.75 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर। देखिए अगर लो और मीडियम वोल्टेज का केबल बिछाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, 0.75 मीटर की गहराई खोदोगे, फिर क्या करोगे केबल को बिछाओगे। अगर आपको हाई वोल्टेज का केबल बिछाना है तो उसके लिए कितनी गहराई खोदोगे आप, 1 मीटर की गहराई खोदोगे और चौड़ाई क्या रखोगे, 0.5 मीटर की चौड़ाई रखोगे और 10 सेंटीमीटर मोटी क्या करोगे, बालू की परत बिछा दोगे। यह है हाई वोल्टेज की केबल अगर बिछा रहे हो तो 1 मीटर की गहराई खोदोगे, 0.5 मीटर चौड़ाई रखोगे और 10 सेंटीमीटर बालू की परत बिछाकर आप क्या करोगे, उस केबल को बिछाओगे। कह रहा निम्न में से कौन सा भाग स्टीम पावर जनरेटर का नहीं है। मतलब थर्मल पावर जनरेटर में कौन सा भाग नहीं है, थर्मल पावर जनरेटर मतलब थर्मल पावर प्लांट होता है उसका कौन सा नहीं है। उसमें इकोनोमाइजर लगता है, बॉयलर लगता है, कह रहा वाटर टरबाइन अरे हाइड्रो पावर प्लांट में लगता है, सुपर हीटर बिल्कुल लगता है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट देखिए उसमें क्या क्या लगता है, एक्सेसरीज होती हैं क्या, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर होता है, इकोनोमाइजर होता है और क्या होता है, बॉयलर होता है।
सुपर हीटर होता है, सुपर हीटर। एयर प्री हीटर होता है, एयर प्री। इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर। ये जो वाटर टरबाइन है ये तो हाइड्रो पावर प्लांट में लगता है, हाइड्रो पावर प्लांट में लगते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट में लगते हैं ये वाटर टरबाइन। और वाटर टरबाइन जो जल शीर्ष के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आपको मैं यही क्लियर कर देता हूँ। एक होता है निम्न शीर्ष का, पूछा जाता है पेपर में, निम्न शीर्ष का वाटर टरबाइन। एक होता है मध्यम शीर्ष का, एक दोस्तों होता है उच्च शीर्ष का, उच्च शीर्ष का। कालू के फादर पास हो गए, क्या बोला मैंने, कालू के फादर पास हो गए। ये ट्रिक है। स्टार्ट करेंगे निम्न से, मध्यम से, उच्च से। कालू के फादर, कालू तो कप्लान हो जाएगा, कप्लान टरबाइन लिख दीजिए, कप्लान टरबाइन, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। और फादर फ्रांसिस, फ्रांसिस टरबाइन। और पास हो गए मतलब पेल्टन, पेल्टन टरबाइन। देखिए आइए नेक्स्ट। ये जल शीर्ष के आधार पर 3 प्रकार के थे। देखिए कह रहे गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग तापमान लगभग कितना होता है। कह रहा है कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500, 2700, 2200। तो पहले दोस्तों इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से आंसर का दीजिए। गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग तापमान कितना होता है, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है। इसमें 2 प्रकार की गैस भरी जाती है। कौन कौन सी भरी जाती है, आर्गन, बताइए कौन कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन और नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इन लैंपों को फिलामेंट गोल कुंडलन के, मतलब जो इसका जो कुंडलन करते हैं गोल आकार में, ऐसे कुंडलन करते हैं, गोल आकार में इसका कुंडलन होता है। या तो आर्गन गैस भरेंगे या नाइट्रोजन, या दोनों भर देते हैं। ये दोनों अक्रिय गैस होती है। और इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है 9 ल्यूमन प्रति वाट होती है, ल्यूमन प्रति वाट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है BIS के नियमों के अनुसार सभी तापदीप्त लैंप की ऊंचाई कितनी रखी जाती है। कह रहा है कि BIS के नियमों के अनुसार सभी तापदीप्त लैंप की ऊंचाई कितनी रखी जानी चाहिए। कह रहा है 2.5 मीटर रखनी चाहिए, 3.5 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, तो 2.5 मीटर रखी जानी चाहिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भी वक्र को कर्षित करने के लिए तुल्यकालिक मोटर की किन मात्राओं का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र धारा, वोल्टेज, आर्मेचर धारा और वोल्टेज, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा। तो इसका हो जाएगा आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा। मैं आपको भी वक्र दिखाता हूँ, भी वक्र के पास आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। चलो सर्च हो जाओ। ये देखिए ये अच्छी क्वालिटी में ले लेते हैं। ये देखिए फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में तो खींचा जाता है, आपको मैंने दिखा भी दिया। देखिए 3 प्रकार के लोड पर खींचा जाता है। ये कितने 3 प्रकार के लोड पर यह खींचा जाता है। नो लोड, हाफ लोड, फुल लोड। इधर क्या दिखाता है, लीडिंग पावर फैक्टर का रीजन है। ये लीडिंग पावर फैक्टर का लीडर और रीजन है, ये लैगिंग पावर फैक्टर का रीजन। यहाँ जो है ना ये आपको मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ, रुक जाइए। यहाँ से मैं एरो ले लेता हूँ। देखिए यह जो रीजन है, इस साइड का रीजन, इस साइड का रीजन जो है वो है लीडिंग पावर फैक्टर का रीजन। और इधर क्या है, इधर का जो रीजन है वो लैगिंग पावर फैक्टर का रीजन है। इधर का
ये, और यह यूनिटी पावर फैक्टर का है, ये वाला, ये सामने जो आ रहा है, देखिए क्लियर कर देता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यही था, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है ये, देखिए, और ये बीच में दिखा ना यूनिटी पावर फैक्टर का रीजन है, इधर वाला लीडिंग पावर फैक्टर का होता है, इधर लैगिंग, और बिल्कुल बीचों बीच यूनिटी पावर फैक्टर का होता है। फील्ड करंट आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाता है, देखिए फील्ड करंट आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जा रहा है, इसको आप क्लियर देख सकते हैं। देखिए ये है आर्मेचर करंट, ये फील्ड। हमेशा आपको याद रहेगा 3 प्रकार के लोड पे खींचा जाता है, नो लोड, हाफ लोड, फुल लोड। देखिए यही तो है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए अंगूठे के नियम थंब रूल के रूप में पूर्ण भार धारा के रूप में कितनी रेटिंग ली जाती है। मतलब अगर 415 वोल्ट 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए अंगूठे के नियम थंब रूल के रूप में पूर्ण भार धारा के रूप में ली जा सकती है, फिर एचपी रेटिंग के बराबर, एचपी रेटिंग का 2.5 गुना, एचपी रेटिंग का 2 गुना, एचपी रेटिंग का 1.5 गुना, एचपी रेटिंग का 1.5 गुना दोस्तों ली जाती है। आइए आप बताइएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा कैसे चेंज करेंगे। 2 फेज में से किसी भी फेज की पोलैरिटी चेंज कर दो। कह रहा परमाणु उत्पादन केंद्र प्रक्रिया मतलब न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन प्रोसेस में पहले चरण में क्या होता है। कह रहा विखंडन होता, संलयन होता, अभिक्रिया होता, समस्थानिक होता। तो विखंडन की क्रिया होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो अभिक्रिया होती है विखंडन की होती है, इसको फिशन बोलते हैं। और जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत का रीजन क्या है, नाभिकीय संलयन, यहाँ होता संलयन। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती है अभिक्रिया वह विखंडन पर आधारित होती है, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्वत्रिक मोटर का एक लाभ है। बार बार सर्विस और रखरखाव की आवश्यकता होती है, समायोज्य गति से चलता है, अपेक्षाकृत उच्च शोर, विद्युत चुंबकीय टेलीविजन और रेडियो व्यतिकरण पैदा करता है। इसका दोस्तों हो जाएगा समायोज्य गति, एडजस्टेबल गति से हम चला सकते हैं। इसका जो भार और लोड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका जो भार, लोड और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, भार, लोड या स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है इसका डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। किसके समान होता है, डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। और डीसी सीरीज मोटर की डिफिनेशन क्या होती है, मोटे वायर के कम टर्न्स आर्मेचर की सीरीज में लगाकर डीसी सीरीज मोटर बनाई जाती है। और डीसी शंट मोटर आर्मेचर के पैरेलल में पतले वायर के बहुत सारे टर्न्स लगाकर डीसी शंट मोटर बनाई जाती है। देखिए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में पहले बताइए कि इसमें कौन सी मोटर यूज की जाती है, डीसी सीरीज मोटर। क्यों, क्योंकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क रखता है। उभय धारा मोटर की क्षमता कितनी होती है बताना है। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन में जो मोटर यूज की जाती है कितने एचपी की होती है। इससे एक बात पता चलता है आपको कि अगर कोई पूछेगा कभी मोटर की रेटिंग किस में होती है, आप कहेंगे एचपी, हार्स पावर, घोड़े की क्षमता के बराबर, और जनरेटर की किलो वाट में होती है। किसमें होती है, किलो वाट में। ट्रांसफार्मर की केवीए में, ट्रांसफार्मर की, अल्टरनेटर की अल्टरनेटर इसकी होती केवीए या एमवीए में। ये हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक रेलवे के लिए कितना 2200 एचपी प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे होता है लेकिन लगभग इतनी ही वैल्यू होती है। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। एप्स में ये यहाँ से डिस्टर्ब हो गया।
देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना प्रभाव को इनमें से किस तरीके से कम किया जा सकता है? पहला, चालकों के मध्य उचित अंतराल रखकर और ACSR कंडक्टर का प्रयोग करके, ठोस चालक प्रयोग करके, ताम्र चालक के उपयोग द्वारा कम भार से बचकर। देखिए, चालकों के मध्य उचित अंतराल रखकर या ACSR कंडक्टर का प्रयोग करके, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। क्या इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है? तो इसको ध्यान रखिएगा। मोटे चालक या बंडल कंडक्टर का भी प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? कोरोना प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प प्लास्टिक फिल्म प्रकाश संधारित्र का एक लाभ है? कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प प्लास्टिक फिल्म प्रकाश संधारित्र का एक लाभ है? कह रहा निम्न विश्वसनीयता, उच्च तापमान पर ऑपरेशन, उच्च सहायता, लघु सेवा काल। देखिए दोस्तों, कह रहा है प्लास्टिक फिल्म प्रकार का संधारित्र का एक लाभ बताना है। उच्च तापमान पर यह ऑपरेशन कर सकता है, उच्च तापमान पर यह काम कर सकता है। यह है प्लास्टिक फिल्म प्रकार के संधारित्र का लाभ। देखिए दोस्तों, 26 नंबर का क्वेश्चन, क्या 3 कला डेल्टा प्रणाली में कुल शक्ति को व्यक्त करने के लिए सही सूत्र बताइए। क्या रूट में 3 VI cos। अब पहले इसके लिए मैं थ्योरी आपको सिखा देता हूँ। आइए, 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक होता है डेल्टा, एक होता है स्टार कनेक्शन। ध्यान से देखिएगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। डेल्टा में क्या होता है? VL बराबर VPS होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। लेकिन जो लाइन करंट होता है फेज करंट का रूट में 3 गुना होता है। और जो पावर होता है रूट में 3 VL IL cos थीटा होता है। और P बराबर होता है 3 VPS IPS cos थीटा। पेपर में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है। आप कहेंगे सर याद कैसे रखेंगे कि 3 कहाँ होता, रूट में 3 कहाँ होता? तो दोस्तों 3 का मतलब इसको याद रखिए पूरा। ये क्या है? 3 पूरा का पूरा है। रूट में 3 नहीं है, अधूरा है क्योंकि रूट में लगा दिया है। ऐसे याद रखेगा रहेगा आपको। 3 का मतलब पूरा, मतलब EPS IPS मतलब PP जहाँ आएगा वहाँ क्लियर 3 आएगा, और जो रूट में आएगा वो VL IL के साथ रहेगा। ये आपको याद रखने में आपका हेल्प करेगा, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। चलिए स्टार में देखते हैं। स्टार में देखिए दोस्तों, देखिए सॉरी, स्टार में देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है VL बराबर रूट में 3 VPS और IL बराबर IPS होता है। मतलब स्टार में जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज का रूट में 3 गुना होता है, और जो लाइन करंट होती है फेज करंट के बराबर होती है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 3, अभी तो सिखाया आपको। VPS मतलब P मतलब पूरा, VPS IPS cos थीटा। और पावर का फॉर्मूला क्या होगा? रूट में 3 VL IL cos थीटा। ये हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए डेल्टा के लिए कह रहा था, पहले इसको रेज कर देते हैं। ऑप्शन देखिए सही करते हैं। ऑप्शन क्या करते हैं? सही कर लेते हैं। यहाँ VL कर देते हैं और यहाँ VL कर देते हैं इसका फ्रैक्शन। देखिए मैंने क्या सिखाया था? 3 कला डेल्टा प्रणाली में शक्ति, तो मैंने यही तो बताया था। अगर 3 होगा तो इसका मतलब पूरा होता है। अगर ये ऑप्शन है तो आपका सही हो जाएगा। और रूट में 3 होगा तो उसके साथ VL IL होगा। लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, ये 3 फेज का पावर है। डेल्टा हो चाहे स्टार, दोनों के लिए सेम मामला होता है। चलिए खोजिए कहाँ मिल गया है। यहाँ थीटा थीटा कर दीजिए। देखिए रूट में 3 VL IL cos थीटा मिला, पहले ही सही हो गया। सब ये यहाँ VL वाले थे, बस
आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे इनमें से कौन परिवर्ती हानि है? परिवर्ती हानि कह रहे लौ या क्रोध हानि, बुरुष घर्षण हानि, ताम्र हानि, यांत्रिक हानि। तो ताम्र हानि को क्या बोलते हैं? परिवर्ती हानि, मतलब वेरिएबल लॉसेस। और ताम्र हानि कहाँ होता है? स्टेटर के वाइंडिंग में और रोटर के वाइंडिंग में। स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग। और रोटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब कॉपर की जो वाइंडिंग होती है उसी में ये लॉसेस होते हैं। कॉपर की वाइंडिंग जहाँ होती है, फील्ड वाइंडिंग हो चाहे आर्मेचर वाइंडिंग हो, ठीक है, इसको वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। और कांस्टेंट जो लॉसेस होता है उसको आयरन लॉसेस कहते हैं, नो लोड लॉसेस कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। आगे आते हैं, देखिए कह रहा जब घूर्णी मशीन में 3 कला विपरीत कुंडलन पर 3 कला आपूर्ति दी जाती है तो किस प्रकार का चुंबकीय अभिवाह उत्पन्न होता है? कह रहा है कोई घूमने वाली मशीन है, हमने उसे 3 फेज की ही सप्लाई दे दिया, तो बताइए, आप ही बताइए किस प्रकार का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा? घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैंप की दक्षता कितनी होती है? अभी आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में। कह रहा है 12 ल्यूमेन प्रति वाट, 200 ल्यूमेन प्रति वाट, 120, 9 ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा दोस्तों। जो टंगस्टन फिलामेंट 10 रुपए वाला सूर्या वाला बल्ब आता है उसी का पूछ रहा है, एफिशिएंसी कितनी होती है? 9 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। अब तो आप CFL अपने घरों में लगा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि बिजली की बचत करता है वो। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रणीय गति इनमें से किससे उत्पन्न करती है? कह रहा चुंबक की गति, चुंबकीय जनित्र में वाट क्षमता, चुंबक में चुंबक इलेक्ट्रॉन की जो प्रचक्रणीय गति होती है वो क्या करती है? चुंबक में चुंबकत्व उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पाते हैं। इनमें से कौन सा संधारित्र एक ध्रुवीय संधारित्र है? कह रहा फिल्म संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र, टैंटलम विद्युत अपघट्य संधारित्र, पैरावैद्युत संधारित्र। तो टैंटलम विद्युत अपघट्य संधारित्र क्या है? ध्रुवीय संधारित्र होता है दोस्तों। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है खेत व पशुओं के कचरे सहित हवा, ज्वार, सौर, तापीय गर्मी और जैव भार बायोमास के उपयोग से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? देखिए खेत व पशुओं के कचरे सहित हवा हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय गर्मी और जैव भार मतलब बायोमास के उपयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जो एनर्जी होती है 2 प्रकार की होती है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखिए दोस्तों यदि आउटपुट 25 किलोवाट और हानि 2 किलोवाट हो तो एक प्रत्यावर्ती की दक्षता क्या होगी? देखिए दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100। ये हो गया दक्षता का फॉर्मूला। परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज लगा देंगे। एक इसी फॉर्मूला को क्या बना सकते हैं? आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट प्लस लॉसेस गुणा 100 परसेंटेज। चलिए रख लीजिए आउटपुट कितना दिया है, यहाँ रख लेते हैं। आउटपुट कितना दिया है? 25 किलोवाट। फिर से आउटपुट 25, लॉसेस कितना हो रहा है? 2 किलोवाट और गुणा 100 परसेंटेज का सिंबल। इसको सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए 25 बटे 27 गुणा 100 परसेंटेज का सिंबल। अब क्या करना है? 25 में 100 को गुणा करके 27 से भाग दे दीजिए। तो 25 में 100 को गुणा करेंगे तो 2500 बटे 27 परसेंटेज। इसको भाग दीजिए, इसको भाग देंगे तो 92.60% आएगा, क्योंकि 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार जाएगा। तो इसी से पता चल गया कि 92.60% लगभग इसका आंसर आ जाएगा। हिस्टैरिसीस मोटर को परिभाषित करने वाला सही कथन निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो हिस्टैरिसीस मोटर में क्या होता है? कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है। देखिए पहला ऑप्शन प्रत्यक्ष
और इसमें किसी प्रकार का आवाज नहीं होता। प्रत्यक्ष अविवाह द्वारा बलागुण उत्पादित करने वाला मोटर, एक समान वायु अंतराल और डीसी उत्तेजन के साथ एक तुल्यकालिक मोटर, एक समान वायु अंतराल के साथ और बिना डीसी उत्तेजन के एक तुल्यकालिक मोटर। मोटर की हानि न्यूनतम होती है और यह उच्च तापमान पर कार्य करता है। हो जाएगा एक समान वायु अंतराल के साथ बिना डीसी उत्तेजन का एक सिंक्रोनस मोटर होता है। क्या होता है? ये सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंगल फेज का सिंक्रोनस मोटर होता है जो बिना एक्साइटेशन के होता है, हिस्टेरेसिस मोटर। कह रहा है कि IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 54 के अनुसार अतिरिक्त वोल्टता के मामले में आपूर्ति के आरंभ बिंदु पर वोल्टेज से ज्यादा भिन्न नहीं होना चाहिए। कौन सा? अतिरिक्त वोल्टता। अतिरिक्त वोल्टता के मामले में 12.5, 10%, 5%, 2.5%, तो 10% हो जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए किस मोटर में सार्वत्रिक मोटर के समान ही गति भार, मैंने बोला था ना स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी बताया था मैंने, यूनिवर्सल मोटर का डीसी सीरीज मोटर जैसा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। स्टेपर मोटर का बताना यूज कहाँ होता है? क्या मिक्सर एवं ग्राइंडर में होता, हेयर ड्रायर में होता, एग्जॉस्ट फैन मोटर में होता और प्रिंटर और फैक्स में होता। तो प्रिंटर और फैक्स मशीन में स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर और ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए, देखिए कॉपर लॉसेस को ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट और आयरन लॉसेस को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट। दो प्रकार के टेस्ट ट्रांसफार्मर में किए जाते हैं। इसका हो जाएगा पहला आंसर से। ऐसे क्वेश्चन को तो पेपर में आप खोज के तुरंत कर देंगे। देखिए कह रहा है कि 100 उत्तेजित डीसी जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व पर उपलब्ध होता है। कहाँ होता है? कह रहा है फील्ड वाइंडिंग में, कह रहा है कम्यूटेटर पर, कार्बन ब्रश पर, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व कहाँ उपलब्ध होता है? फील्ड वाइंडिंग में दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा पहला राइट। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। कह रहा है डीओएल स्टार्टर के विरुद्ध सुरक्षा। अच्छा, कह रहा है कि जो डीओएल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं 1 एचपी से 5 एचपी तक यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 एचपी से लेकर 20 एचपी तक और 20 एचपी से ज्यादा के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये करता क्या है? स्टार्टर 5 से 7 गुना ज्यादा जो मोटर करंट गिरती है शुरू के समय उसको कंट्रोल करता है। तो ओवर करंट और ओवर वोल्टेज से बचाता है माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले नंबर पर। क्या लुमिनस एफिशिएंसी का फार्मूला बताओ? तो लुमिनस एफिशिएंसी का फार्मूला होता है लुमिनस फ्लक्स बटे इलेक्ट्रिक पावर, उसको लिखेंगे न्यूटन प्रति वाट। क्या मैंने बोला? लुमिनस एफिशिएंसी का फार्मूला लुमिनस फ्लक्स बटे इलेक्ट्रिक पावर। लुमिनस फ्लक्स मतलब ल्यूमेन, इलेक्ट्रिक पावर मतलब वाट। कितना सिंपल सा है, बस फार्मूला याद रखिएगा। आप देखिए कितना लल्लन टॉप सवाल। C बराबर होता है Q अपॉन V। हमसे पूछा जा रहा है Q बराबर क्या होगा? Q बराबर होगा C इंटू V। C इंटू V देखिए है कहाँ? C इंटू V है ऑप्शन नंबर B में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज राइट। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है? 1 मेगा ओम होता है 10 के पावर 6 ओम। 10 के पावर 6 ओम और 10 के पावर 6 मीन्स होता है आपका 8 लिखने के बाद 6 जी 3 6 हो गया 10 लाख ओम 6 जीरो सॉरी 1 जीरो कम कर दीजिए और ये पॉइंट लग जाएगा। 10 के पावर 6 मतलब 10 लाख। कहीं है नहीं? 3 3 6 ये तो है। 1 मेगा ओम देखिए आगे ये भी मारा। कह रहे किसी भी तार संस्थापन का वैद्युत रोधन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए? कह रहा 1 ओम से, 1 मिली ओम से, 1 किलो ओम से, 1 मेगा ओम से। तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। और इसे किससे मापेंगे? मेगर से। किससे मापेंगे? मेगर से। पूछा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट? कहेंगे मेगर। मेगा ओम में मापता है 10 के पावर 6
के रेशियो में। कह रहा है कि अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप वायरिंग आल्सो कॉल्ड, कह रहा बैटन वायरिंग कहते हैं, केसिंग केपिंग वायरिंग कहते हैं, कंसील्ड या डक्ट वायरिंग कहते हैं, लेड शीट वायरिंग कहते हैं। तो कंसील्ड या डक्ट वायरिंग कहते हैं। छिपी हुई या नलिका वायरिंग कहते हैं किसको? अंडरग्राउंड को। प्लास्टर होने से पहले क्या करते हैं? ईंट में गड्ढा खोदकर इस वायरिंग को करते हैं। टी ज्वाइंट पाइप सारी व्यवस्था हम कर देते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का विलक्षण नहीं, मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर के 3 अभिलक्षण होंगे। कह रहा है कि शून्य लौह हानियां, वाह यही तो है आइडियल ट्रांसफार्मर। कोई चुंबकीय लीकेज नहीं, यह भी है आइडियल ट्रांसफार्मर के गुण। कह रहा है कोई भी वाइंडिंग में प्रतिरोध नहीं होगा, दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा ही नहीं। कह रहा है कि कॉपर लॉसेस होगा, कॉपर लॉसेस होगा तो आइडियल ट्रांसफार्मर कहां से रह गया? तो यही तो पूछा जा रहा था कौन सा अभिलक्षण नहीं है। अभिलक्षण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में जो दोनों वाइंडिंग होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है, कोई कॉपर लॉसेस नहीं होती, कोई आयरन लॉसेस नहीं होता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ईंधन रॉड पर उनके बमबारी करने से पहले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए कौन सहायक होता है? तो कह रहा मंदक सहायक होता है, स्लो रॉड। कह रहा रिएक्शनरी रॉड, चैन रिएक्शन। तो मॉडरेटर क्या करता है? उसके चैन जो बमबारी करने के बाद जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उसकी स्पीड को धीमा कर देता है। और पूछा जाता है कि मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं D2O, भारी जल का प्रयोग करते हैं। और एक होता है नियंत्रक क्षण, कंट्रोल रॉड, उसके लिए कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग करते हैं। देखिए कह रहा है कि डीसी मोटर की गति में परिवर्तन करके परिवर्तित नहीं की जा सकती है। इसमें बताना है कि 3 जो होगी ना डीसी मोटर की गति परिवर्तन कर देगी, एक नहीं करेगी। कह रहा है आर्मेचर सर्किट में बाहर से रेजिस्टेंस लगा दो, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। प्रति ध्रुव फ्लक्स परिवर्तन कर दो, ये भी हो जाएगा। क्यों? N बराबर होगा EV/5 और EV बराबर होता है V - IR। देख लीजिए ये हो जाएगा 5। फ्लक्स प्रति ध्रुव स्पीड को चेंज कर रहा है। आर्मेचर सर्किट में वाय प्रतिरोध जोड़ोगे तब भी हो रहा है। कह रहा है कि क्षेत्र कोर का पटलन लैमिनेशन करने से एडी करंट लॉसेस कम होता है। कब से? स्पीड पे फर्क पड़ने लगा। टर्मिनल वोल्टेज चेंज कर दो, बिल्कुल टर्मिनल वोल्टेज को घटाओगे बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं 149 पर। कह रहा है कि टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज स्विच सॉकेट etc आर मेड ऑफ। कह रहा है आयरन का बनाया जाता है, ब्रास का, सिल्वर का, कॉपर का। तो बनाया जाता है सिल्वर का, सॉरी ब्रास का बनाया जाता है। कह रहा है टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज स्विच या सॉकेट किसके बनाए जाते हैं? ब्रास के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। 3 फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? योग की संरचना के आधार पर, सॉफ्ट की संरचना के आधार पर, रोटर की संरचना के आधार पर, स्टेटर की संरचना के आधार पर। तो रोटर की संरचना के आधार पर 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्क्वायरल केज, क्या? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर ये होते हैं किसके? रोटर के संरचना के आधार पर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।